हेलो। जय भारत, विजय भारत बच्चों। आज जैसा कि रक्षाबंधन का त्योहार है, आप सबों को इस पावन पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और खूब मिठाई वगैरह खाइए, रक्षाबंधन बनाइए। और काफी ये पवित्र त्योहार है, भाई बहन का पवित्र रिश्ते को दर्शाता है ये त्योहार। आप सभी खुशी खुशी मनाइए। हाँ, लेकिन पढ़ाई पे तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही होगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है। तो इसी क्रम में मैं थोड़ा सा आगे और आपको पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा ट्रायंगल का, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं ट्रायंगल पढ़ा ही रहा था। तो कुछ टॉपिक उसमें हुए थे, कुछ टॉपिक अभी बचे हुए हैं। उनमें से आगे का जो भी विषय है वो मैं बताता हूँ, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। बस आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, ठीक है? जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्या कि कैसे हम थेल्स थ्योरम को यानी बीपीटी थ्योरम को हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है ना? तो पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, इस चैप्टर में जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, उसे कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद फिर हम उससे संबंधित क्वेश्चन भी सारे करेंगे, ठीक है ना? और बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो थेल्स थ्योरम तो हमने कर ही लिया था। अब आता है क्या, उसका विपरीत भी आता है, थेल्स थ्योरम का विपरीत वाला। यानी कि थेल्स थ्योरम क्या कहता था कि अगर एक लाइन किसी भुजा के समानांतर हो और अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो उन्हें वो समान अनुपात में बांटती है, ठीक है? अब यहाँ से उल्टा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हो तो वो तीसरी रेखा की क्या होगी, समानांतर होंगी। अब जरा डायग्राम से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है? अब हम क्या बोल रहे हैं कि कोई एक ऐसी रेखा है जिसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। तो मान लिया हमने एक रेखा ही ले लिया, ठीक है? ये कहाँ का इसे प्रतिच्छेद कर रही है, पी एंड क्यू पे। ये हमारा ए, बी और ये सी, ठीक है? ये भी सी त्रिभुज है, इसे पी और क्यू बिंदु पे क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमने लास्ट वीडियोस में हमने सिद्ध किया था और यही हमारा थेल्स थ्योरम है। यहाँ इसे उल्टा करना है। तो ये क्या चीज है, ये दिया हुआ है, यानी ये अनुपात पहले से ही हमें पता है कि ये बराबर है। तो इसके आधार पे हमें सिद्ध क्या करना है, जो रेखा समान अनुपात में बांटती है वो तीसरी भुजा के समानांतर है। यानी ये कौन सी रेखा है, पी क्यू रेखा। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी के समानांतर। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना? यही हमारा थेल्स थ्योरम का विपरीत है। तो देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसा कि अगर थेल्स थ्योरम आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था, अगर वो आपको समझ में आ गया है तो ये बिल्कुल आसान, सेम टू सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक स्टेप हमें चेंज करना है, ठीक ना? बाकी सारा कुछ सेम है। जैसे उसमें हमने किया था, डायग्राम बनाया था, ऊपर वाले त्रिभुज में हमने क्या लिया था, शीर्षलम खींचा था। नीचे वाला जो हमारा चतुर्भुज है इसका विकर्ण खींचा था। उसके बाद हम उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला प्रयोग किए थे, उन दोनों को डिवाइड किए थे, अनुपात निकालते। बिल्कुल सेम, यहाँ पर भी सब कुछ सेम है। सिर्फ एक स्टेप हमारा थोड़ा सा अलग है लास्ट में, और उसके आधार पर ये सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना? आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसी बहाने पिछले जो हमारा थेल्स थ्योरम का था क्लास, उसका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना? एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक अच्छा सा बना लेते हैं त्रिभुज, उसमें हमें सिद्ध करना है। देखिए, ये हमारा हो गया ए बी सी त्रिभुज, ठीक है? अब एक हमारी रेखा है जो इसे पी क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और प्रश्न में जो हमारा सिद्ध करना है, थ्योरम जो प्रमेय सिद्ध करना है, उस प्रमेय में क्या दिया हुआ है, ये जो हमारी रेखा है वो दिया है, क्या दिया हुआ है, ए पी बटा पी बी बराबर है ए क्यू बटा क्यू सी। ये हमें गिवन है, ठीक है ना? एंड इसी के आधार पर हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या चीज, पी क्यू समानांतर बी सी, ठीक है ना? ये हमें सिद्ध करना है। स्टार्टिंग कैसे किए थे, जो हमारा ऊपर का त्रिभुज है इसमें हम दो शीर्षलम खींचे थे। देखिए, एक शीर्षलम हम यहाँ से खींच लिया, ठीक है? इसे कुछ नाम दे देते हैं एम पॉइंट। एक शीर्षलम यहाँ से दे देते हैं, इसे नाम देते हैं एन। अच्छा, नाम में तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये आपका मर्जी है, एक्स वाई जेड ई बी सी डी कुछ भी, ठीक है ना? अब कुछ भी नाम रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अब इसके बाद हमने क्या किया था, ये दोनों हमारा शीर्षलम हो गया। अब नीचे का जो चतुर्भुज है इसका विकर्ण हम खींचे थे, तो विकर्ण खींच दीजिए, ये हमारा विकर्ण हो गया। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। जैसे वहाँ 4 स्टेप में किए थे, एक बार करके बस ऐसे यहाँ करते चले जाना, ठीक है ना? देखिए, इसमें हम कौन सा स्टेप यूज किए थे कि हम क्षेत्रफल निकाले थे ऊपर वाले त्रिभुज का, ठीक है ना? और आधार अलग अलग मानते हुए, जब आधार हमारा एपी हो, आधार ए क्यू हो, उसके बाद हम क्या कहते हैं, नीचे जो हमारा त्रिभुज बन रहा है पी बी क्यू और फिर क्यू सी पी,
इन दोनों का भी क्षेत्रफल हमने लिया था, ठीक है, और उन दोनों को हमने डिवाइड किया था। बस वही काम यहाँ भी करना है, बिल्कुल लगेगा जैसे हम फिर वही सिद्ध कर रहे हैं, और लास्ट में एक स्टेप उल्टा करना है, बस ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए पी क्यू, आधार इस पे क्या लेंगे, ए पी हमारा क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, आधार क्या हमारा है, ए पी, और जब ए पी आधार होगा तो क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, एम क्यू। ये हो गया, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखिए सेकंड में फिर से वही लेंगे, ए पी क्यू, लेकिन इस बार आधार क्या लेंगे, ए क्यू, हमारा आधार क्या हो जाएगा, ए क्यू, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, इसमें शीर्षलंब क्या होगा, एन पी। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं जिसका आधार एक ही हो, यानी कि पी बी क्यू का आधार क्या, पी क्यू लेंगे, आधार बी पी लेंगे। ठीक है, और क्यू सी पी का आधार क्या लेंगे, क्यू सी, क्योंकि अनुपात में हमारे पास क्या लेंगे मैंने, ए पी पी बी ए क्यू क्यू सी, तो ए पी हमारा आधार आ चुका है, ए क्यू हमारा आधार आ चुका है, नेक्स्ट क्या आधार आना चाहिए, पी बी, तो पी बी वाले आधार का त्रिभुज कौन सा है, पी बी क्यू, बस वो ये हमें कंसिडर करना है, त्रिभुज पी बी क्यू, और इसमें आधार क्या लेंगे, पी बी आधार, एकदम आसान है। देखिए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 पी बी, और जब आधार हमारा पी बी है तो हमें पता है कि पी बी क्यू कौन सा त्रिभुज है, बताइए कौन सा है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुज में शीर्षलंब क्या होता है, हमेशा त्रिभुज के बाहर वाला होता है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा, सेम एम क्यू, जो कि एपी आधार का शीर्षलंब है, यहाँ क्या हो जाएगा, एम क्यू। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। फिर नेक्स्ट क्या लेंगे, त्रिभुज पी क्यू सी या सी क्यू पी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिखते क्यू सी पी, क्यू सी पी, और इसमें आधार हमारा क्या हो जाएगा, क्यू सी आधार, तब इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 गुने आधार क्यू सी, और इसके लिए हमारा शीर्षलंब क्या होगा, यदि आधार क्यू सी है तो ये भी तो अधिक कोण त्रिभुज है ना, तो इसका शीर्षलंब क्या हो जाएगा, जो हमारा ए क्यू का शीर्षलंब था, यानी कि पी एन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ समीकरण आ गया। ये काम हमने उसमें भी किया था ना। अब इन चारों में हम क्या किए थे, कि डिवाइड किए थे, कैसे डिवाइड किए थे, सेम इसी आधार पे, फर्स्ट वो डिवाइड इस प्रकार से करें कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ए पी बाय पी बी, तो देखिए ए पी यहाँ है, पी बी यहाँ है, यानी इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो 1 और 3 को डिवाइड करेंगे, क्यों, तो यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1/3, एकदम आसान है। देखिए अब इस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में लिखिए, त्रिभुज ए पी क्यू डिवाइडेड बाय त्रिभुज क्या हो जाएगा, 3 में क्या है, पी बी क्यू, और लेफ्ट साइड में हो जाएगा ए पी एम क्यू डिवाइडेड बाय पी बी और एम क्यू, याद जाएगा ना, सारा कुछ कैंसिल आउट, तो बच के आ जाएगा एरिया ऑफ ए पी क्यू, एरिया ऑफ पी बी क्यू डिवाइडेड बाय एम क्यू, सॉरी एम क्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एम क्यू कैंसिल, हाफ और हाफ कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, ए पी बाय पी बी, ये हमारा फिफ्थ समीकरण हो गया। ठीक है, और सिक्स वाला फिर क्या करेंगे, क्या रेशियो होना चाहिए, ए क्यू बाय क्यू सी, ए क्यू क्यू सी, यानी कि सेकेंड को 4 से डिवाइड कर देंगे, वेरी सिंपल, सेकेंड डिवाइडेड बाय 4, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया क्यू सी पी इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, देखिए एक स्टेप यहाँ पे हमारे पास थर्ड, ये सेकेंड और फोर्थ को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ए क्यू, सॉरी ए क्यू मल्टीप्लाई एन पी डिवाइडेड बाय क्यू सी मल्टीप्लाई एन पी। ठीक है, यहाँ से भी क्या होगा, कैंसिल आउट, बच क्या गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू सी पी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, ये हमारा सिक्स समीकरण आ गया। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं किया। अब इसके बाद ही आता है थोड़ा सा अलग,
जो हमने लास्ट वीडियो में इसमें हमने किया था थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए, उससे थोड़ा सा अलग यहाँ कंसीडर करना है। देखिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, 5 और 6 में ना, तो 5 और 6 से क्या आता है, देखिए AP बाय PB, AQ बाय QC, ये पहले से गिवन इक्वल है। जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड आप इक्वल हो जाएगा ना, और उसमें हम चेंज क्या किया था, उसमें हमने लेफ्ट साइड को ही इक्वल पहले किया था। क्यों? क्योंकि हमारा ऊपर का ट्राइंगल सेम है और नीचे वाले क्या कंसिडर कर लिए थे, नीचे वाला ट्राइंगल है PBQ और QCB, PBQ और QCP, इनका सेम आधार PQ अगर हम लेते हैं तो दोनों सेम समानांतर लाइन के बीच में है, इसलिए उनका क्षेत्रफल इक्वल है। ये हमने कंसिडर किया था, उससे आधार पर इन दोनों को हमने इक्वल किया था। यहाँ क्या होगा, जब ये राइट साइड वाला इक्वल है तो लेफ्ट साइड क्या होगा, अपने आप इक्वल हो गया ना, क्योंकि दिया हुआ है, क्योंकि AP बाय PB बराबर है AQ बाय QC, इसलिए क्या हो जाएगा, जब राइट साइड इक्वल है, दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ, किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP, ये हमारे पास इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि राइट साइड वाला इक्वल है। अब इसमें देखिए, जो हमारा न्यूमरेटर है, अंश है, वो तो सेम ट्राइंगल है ना, APQ, तो ये तो आपस में इक्वल ही होगा क्योंकि सेम ट्राइंगल है। और जब ऊपर वाला इक्वल है तो अंश अगर इक्वल है तो हर भी इक्वल होगा, यानी नीचे ऑटोमेटिक क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP। अब इन दोनों का क्षेत्रफल इक्वल हो गया ना, ये हम वहां क्या कहते थे, पहले से मान लिए थे, क्योंकि हमारा क्या था उसमें कॉन्सेप्ट कि सेम बेस और समानांतर लाइन के बीच का बना हुआ त्रिभुज क्या होता है, क्षेत्रफल से बराबर होता है। यहाँ हमें ये पता नहीं कि समानांतर लाइन है, लेकिन ये पता चल गया कि उसका क्षेत्रफल बराबर है, और अगर क्षेत्रफल बराबर है तो इसमें एक हम आधार सेम तो ले सकते हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज PBQ और त्रिभुज QCP का एक ही आधार क्या है, PQ है, एक ही आधार PQ है, अगर हम इसको आधार मानते हैं, ठीक है। और क्या है, क्योंकि दोनों किसके बीच में, देखिए PQ और BC के बीच में बना हुआ है, और दोनों त्रिभुज PQ एवं BC के बीच बना हुआ है, ये हमने लिख दिया। क्षेत्रफल बराबर है, वो हमने फिल किया, और क्षेत्रफल बराबर है तो इसमें हम देख रहे हैं उसका आधार एक ही है और दोनों लाइन के बीच है, तो उसका उल्टा हुआ ना। पहले हम क्या कहते हैं कि अगर आधार सेम है और दोनों समानांतर लाइन के बीच बना हुआ है तो क्षेत्रफल इक्वल होगा। यहाँ क्या होगा, क्षेत्रफल इक्वल है और दोनों का आधार सेम है, तो जब आधार सेम है, क्षेत्रफल इक्वल है, तो क्या होना चाहिए, दोनों भुजा क्या समानांतर होगा, ठीक है ना। तो उसी बस यहीं पे थोड़ा चेंजिंग हुआ सिर्फ कॉन्सेप्ट, वहां हम पहले से समानांतर मान रहे थे और यहाँ हम एरिया इक्वल करके उसे समानांतर प्रूफ कर दिए, इसलिए क्या हो जाएगा, PQ जो है वो समानांतर क्या हो जाएगा, BC के, बस हो गया सिर्फ। ये हमारा थेल्स थ्योरम का अपोजिट वाला हो गया, विपरीत हो गया, ठीक है ना। इतना आसान था, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सोचने का थोड़ा सा अंतर है। वहां हम लेफ्ट साइड को इक्वल पहले किए थे, उसके आधार पर राइट साइड वाला हमारा इक्वल आया था। यहाँ क्या करेंगे, राइट साइड वाला इक्वल पहले से गिवन है, उसके आधार पर लेफ्ट साइड इक्वल हुआ, और उससे हमारे पास क्या एरिया हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, और जो एरिया इक्वल प्रूफ हो गया क्योंकि उनका आधार सेम है, इसलिए जो भी दोनों भुजा दोनों रेखा के बीच बना हुआ है वो दोनों रेखा आपस में क्या होगा, समानांतर होगा। तो थेल्स थ्योरम का पीरियड आ गया ना, क्लियर है। अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, आपको दोबारा से बढ़िया तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो बच्चों, हमने देख लिया क्या, थेल्स थ्योरम का विलोम, ठीक है। अब उसका एक और अनुप्रयोग है, नहीं कि जो थेल्स थ्योरम ने सिद्ध किया था उसका ये अनुप्रयोग ही तो था ना, तो उसका एक और अनुप्रयोग है, उसके आधार पर क्या और थ्योरम आता है जिससे हम उपप्रमेय भी कर सकते हैं, यानी उसी के आधार पर, उसी थ्योरी के आधार पर एक और हमें सिद्ध करना है। अब ये थ्योरम क्या है कि यदि कोई त्रिभुज का शीर्ष कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, जो कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटता हो। पहले आप एक एक शब्द को सुनिए, फिर आपको थ्योरम भी समझ में आएगा अच्छी तरह से। जैसे कि मान लिया हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है ना। अब अगर हम ये कोण लेते हैं तो सपोज ये कोण है 60 डिग्री का,
तो इसका समद्विभाजक क्या होगा? वह रेखा जो इसे दो बराबर भागों में बांट देता हो, यानी कि बीच से जाने वाली रेखा, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी क्या होगा 30 डिग्री, दोनों आधा तो बढ़ गया ना, इसे हम क्या कहेंगे? समद्विभाजक, ठीक है ना। तो यहीं से हमारा थ्योरम आता है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का मीनिंग है ऊपर वाला कोण, ऐसे हम कोई भी कोण ले सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन हम दोनों ऊपर से लेते हैं, क्या होगा वो डायग्राम थोड़ा सा आसान होता है और समझना आसान होता है। तो शीर्ष कोण, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा शीर्ष कोण हो गया ए, त्रिभुज का नाम क्या है? एबीसी, शीर्ष कोण हमारा हो गया ए। अब इसका समद्विभाजक, सोचिए कि एडी क्या है, उसका समद्विभाजक, यानी दोनों बराबर हिस्से में कोण को बांट दिया। तो थ्योरम के अनुसार क्या है? यदि शीर्ष कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जो अनुपात उस कोण को बनाने वाले भुजा का होता है, यानी ये दोनों भुजा से कोण बन रहा है, एक कोण जो बन रहा है किससे किससे बन रहा है? ए बी और ए सी से बन रहा है। तो ए बी ए सी का जो अनुपात होगा वही अनुपात हमारा बी डी और डी सी का होगा, यानी कि ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी या सी डी, ठीक है। ये हमारा, तो ये हमें सिद्ध करना है, आप सिद्ध कीजिए, अगर ये समद्विभाजक है तो ये होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें एक ऑर्डर याद रखिएगा, देखिए अगर हम एडी समद्विभाजक है और पहले हम इस वाले भुजा ले रहे हैं एबी, तो दूसरे साइड हमें इस वाले भुजा लेना होगा बीडी को, ना कि हम डी सी ले लेंगे, ना। अगर हम ए बी ले रहे हैं तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? बीडी। तो ए बी अपॉन ए सी, तो ऊपर क्या ए बी है ना, तो ए बी की तरफ कौन सा है? बीडी, तो बीडी अपॉन डी सी, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या जाएगा कि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में वो भुजा होता है, जिससे कि वो कोण बना हुआ ए बी अपॉन ए सी। तो ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, बहुत आसान है ये भी, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, और थेल्स थ्योरम का इसमें प्रयोग किया हुआ है, ठीक है ना, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। देखिए हमारे पर में क्या है? शीर्ष कोण का समद्विभाजक कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को विभाजित करता है, ठीक है ना। देखिए शीर्ष कोण हमारा कौन सा है? ए कोण, हमारा क्या शीर्ष है, इसका समद्विभाजक लाइन कौन सा है? एडी, यानी कि ए कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, दोनों कोण बराबर है। तो ये क्या करेगा? इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन कौन सा है? ए बी और ए सी है। तो समद्विभाजक कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को विभाजित करता है। आधार कौन सा हो गया? बी सी। इसे किस भाग में बांट रहा है? बी डी और डी सी। तो क्या है दिया हुआ? क्या है दिया है? क्या दिया हुआ है कि ए बी में, सॉरी, दिया है कोण का समद्विभाजक है, ठीक ना, ए डी कोण ए का समद्विभाजक है। तो इसे हम क्या करते हैं? कोण को नंबरिंग कर लेते हैं, जिससे क्या लिखना आसान होता है। ऐसे इस कोण का नाम क्या लिखना पड़ेगा? बी ए डी, और इस कोण का नाम क्या लिखना पड़ेगा? सी ए डी। हम अगर इसको नंबरिंग कर लेते हैं तो कोण लिखना क्या होगा? थोड़ा आसान होता है ना। हम यहाँ क्या लिखें? दिया हुआ क्या? कोण एक बराबर कोण दो, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? ठीक है, सिद्ध करना हमें ए बी ए सी बराबर बी डी डी सी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखिए करते क्या है, इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना है, उसके आधार पर सिद्ध करते हैं। ये जो हमारा त्रिभुज है, इसमें हम क्या करते हैं? एडी के समानांतर एक लाइन खींचेंगे सी से, तो वो क्या होगा? रचना। वो थोड़ा लिखना भी है, ठीक है। रचना क्या करना है? सी से एडी के समानांतर रेखा खींचना है, ठीक है। अब देखिए सी से हम क्या करेंगे? एडी के समानांतर रेखा खींचेंगे, और फिर क्या करेंगे? जो हमारा बी ए लाइन है, बी ए को बढ़ाकर, ये कहाँ कट कर रहा है? मान लीजिए पी पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना। बी ए को हमने बढ़ा दिया आगे, कहाँ कर रहा है? बढ़ाकर पी पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। इस जो हमारा सी से समांतर रेखा गया, सी और बी ए से जो आगे रेखा बढ़ा, वो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? पी पे, यानी सी पी और बी पी आपस में मिल गया। अब इसके बाद हमारा काम आसान होता है सेल्फ थ्योरम के आधार पे। देखिए जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज बना पी बी सी, इसमें क्या क्या? सबसे बड़े वाला त्रिभुज पी बी सी में हमारे पास क्या हो गया? डी ए जो है
वो समानांतर हो गया सीपी के रचनानुसार। जो हमने रचना किया उससे क्या हुआ, डीए जो है वो सीपी के समानांतर हो गया। अब जो ये बड़ा त्रिभुज है और ये दो रेखा समानांतर है, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि तीसरी किसी एक भुजा के समानांतर रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो यहाँ क्या हो गया, थेल्स थ्योरम के अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये दोनों रेखा समानांतर है ना, जब ये दोनों समानांतर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी अपॉन डी सी इसके बराबर हो जाएगा बी ए और ए पी। ये हमारा फर्स्ट समीकरण, ठीक है, थेल्स थ्योरम के अनुसार आ गया। अब आगे बढ़ते देखो, ये जब दोनों रेखा समानांतर है तो कोण एक जो होगा वो क्या होगा, पी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है ना। देखिए दोनों रेखा समानांतर है तो इससे काटने वाली रेखा कौन सा है, एपी, ठीक है ना। तो एपी रेखा जो उसे काट रही है तो इसमें क्या होगा, एक कोण और ये कोण पी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसे भी नंबरिंग कर लेंगे, नहीं तो इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा, ए पी सी, इस तरह से नाम लिखना पड़ेगा। और नंबरिंग करके इसका लिखना आसान होता है। सपोज हम इसे 3 लिख लेते हैं और इस कोण को 4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर कोण 3। क्यों होगा उसका कारण लिख देंगे, एकांतर कोण, ठीक है, क्योंकि डी और सीपी क्या है, समानांतर है, इसलिए 1 और 3 क्या हो जाएगा, बराबर है। अब सेम देखिए 2 और 4 ये भी तो बराबर होगा ना। देखिए एडी और पीसी ये दोनों समानांतर है। ये हम पढ़े हैं ना कि अगर दो रेखा समानांतर होता है और इस प्रकार से तो ये दोनों कोण हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी आधार पर हमारे पास क्या आएगा, 2 और 4 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों कोण 2 और 4, सॉरी इसमें एकांतर नहीं संगत है ना, इसे हम संगत कोण कहेंगे, संगत कोण। और ये हमारा हो जाएगा एकांतर कोण, ठीक है। देखिए 1 और 3 आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण होगा। 2 और 4 आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। और दिया हुआ क्या है, 1 बराबर 2। तो जब 1 बराबर 2 है तो इसमें क्या हो, 3 बराबर 4 हो गया ना, ठीक है। इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 ये आ गया इक्वल। अब देखिए इस त्रिभुज में जो हमारा छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है आगे का, उसमें देखिए हमारे पास क्या आएगा। देखिए त्रिभुज हमारा छोटा वाला जो त्रिभुज ना ए पी सी में, अब क्या हुआ, कोण 3 बराबर कोण 4 आ गया, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हो तो सामने वाले भुजा क्या होता है, बराबर होता है ना। तो अगर 3 और 4 बराबर है तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ए पी बराबर ए सी, ये हमारा बराबर आ गया, ठीक है। अब जो दिया हुआ है उसको देखिए, हमारे पास दिया हुआ क्या है, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी, ये तो दिया हुआ ना। और यहाँ से हमारे पास क्या सिद्ध हो गया कि एपी और एसी क्या है, इक्वल है। एपी और एसी क्या है, इक्वल है। तो एपी की जगह पर हम एसी भी तो लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ जो हमारे पास आएगा ये हमें सिद्ध करना, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास जो आएगा, हमारे पास जो हमने प्रूफ किया था थेल्स प्रमेय के अनुसार, बी डी अपॉन डी सी, यानी ये समीकरण 1 में बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी किससे इक्वल है, बी ए और एपी के इक्वल, समीकरण 1 में। और हमने यह सिद्ध कर दिया कि एपी जो है एसी के इक्वल है। तो समीकरण 1 में एपी को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, एपी की जगह क्या लिख सकते हैं, एसी। इसलिए लिखें समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन एपी की जगह क्या हो जाएगा, एसी। और यही तो हमें सिद्ध करना था, क्या ए बी अपॉन एसी बराबर बी डी अपॉन डी सी, इसलिए सिद्ध हो गया। देखिए बी ए मीन्स क्या हुआ, ए बी और ए सी इक्वल क्या जाएगा, बी डी और डी सी, ये हमारा सिद्ध हो गया। कितना आसान है क्या। तो ये हमारा क्या था, थेल्स थ्योरम का अनुप्रयोग, यानी उसको प्रयोग करके हमने एक थ्योरम सिद्ध किया। और ये थ्योरम क्या था कि शीर्ष कोण का समद्विभाजक कोण को बनाने वाली भुजा को अनुपात में ही सामने वाले भुजालीय आधार को विभाजित करता है। तो एक कोण को बनाने वाला भुजा क्या था, ए बी और ए सी था। तो ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, किससे बटाएगा, जो थर्ड वाला भुजा है बी डी और डी सी, तो बी डी अपॉन डी सी अनुपात में बांट दिया। ये निश्चित करना था। और दिया क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2। तो हमने रचना किया कि डी ए के समांतर एक रेखा हमने पी तक खींचा, उसके बाद क्या हो गया, देखिए रचना हमने लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि बी ए को बढ़ाएंगे इस प्रकार से कि वो सी से बढ़ जाने वाली रेखा को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो एक हमारा बड़ा वाला त्रिभुज बनता है पी बी सी। और उसमें क्या है कि डी ए सी पी के समानांतर है रचना के अनुसार। और अगर वो दोनों इक्वल है तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है
कि इन दोनों यानी BD अपॉन DC जो होगा वो BA और AP के इक्वल होना चाहिए थेल्स थ्योरम के अनुसार। तो BD अपॉन DC बराबर BA अपॉन AP, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर ये दोनों समानांतर है तो हमें पता है कि समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली जो तिर्यक रेखा होती है उससे बनने वाला कोण, एकांतर कोण और संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। तो 1 और 3 क्या है, संगत कोण है, वो तो बराबर हो गया। 2 और 4 क्या है, एकांतर कोण, वो भी बराबर हो गया। तो ये दोनों जो बराबर है रचना के अनुसार, लेकिन हमें दिया हुआ है कि 1 बराबर 2 है, ठीक है। जब 1 बराबर 2 है तो 3 बराबर 4 भी हो जाएगा। और जैसे 3 बराबर 4 हुआ, ये जो हमारा त्रिभुज है APC, उस त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि अगर 3 बराबर 4 है तो AP जो होगा वो AC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो AP हमारा AC के इक्वल हो गया। अब हम जो फर्स्ट समीकरण लिखे थे थेल्स थ्योरम के अनुसार BD अपॉन DC बराबर BA अपॉन AP, तो क्या हो जाएगा, AP की जगह हम AC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हो गया। तो हमने लिख दिया, बस हमारा थ्योरम सिद्ध हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि थेल्स थ्योरम का अनुप्रयोग इसमें होता है। तो आज हमने दो थ्योरम देखा, आप अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिना प्रैक्टिस के फिर ये आगे नहीं आएगा, ठीक ना। समझ गया, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और आगे हम थ्योरम देखेंगे, अभी बहुत सारे हैं थ्योरम सिद्ध करने, उन सबका भी हम अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे और इससे संबंधित सारे प्रश्न भी करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको समझ आए अच्छी तरह से जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और साथ साथ में शेयर भी कर दिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट हो तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको डाउट हो तो जरूर क्वेश्चन पूछिए ताकि दूसरे बच्चों का भी क्लियर हो सके देखकर, ठीक है ना। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और पुनः आपको एक बार रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं।